अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी भाई सर जब्बार। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर साइंस के तमाम ग्रुप्स वालों के लिए। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ सेकंड ईयर फिजिक्स, गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज, बॉयज का टॉप कॉलेज है कराची का, उसमें इसका शुमार होता है। उसका फिजिक्स का प्रीलियम पेपर 2025 अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। अपने साथ जो है कुछ लिखने पढ़ने का रख लें ताकि समझ के समझा के हम कर सकें। पहले हम एमसीक्यूज करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद सेक्शन बी और सी का जायजा, और अगर उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल चेंज होकर आया होगा तो उसका सॉल्यूशन। तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा और पूरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपको फायदा मिले। 17 एमसीक्यूज होती हैं फिजिक्स के पेपर में। पहली एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 15 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छा, एक चीज शुरू में बता दूं, ज्यादातर एमसीक्यूज इसमें बुक की नहीं है। नहीं का मतलब यानी एक्सरसाइज में जो हमारी 10-10 एमसीक्यूज है उसमें नहीं है। तो इसमें कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर बोर्ड में ऐसा हो सकता है, लेकिन इतने बड़े रेशियो में नहीं हो सकता है कि तकरीबन आधी एमसीक्यूज एक्सरसाइज से बाहर से हो। कुछ तो हो सकती है 3 4 5, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं 17 में से। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज डबल्ड इट्स वॉल्यूम विल बिकम। जब जल्दी से बताएं, ये हमारा वॉल्यूम और प्रेशर का ताल्लुक कांस्टेंट टेम्परेचर में बताया था मिस्टर रॉबर्ट बॉयल ने, जो कहते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब वो कह रहा है कि प्रेशर को डबल कर देना है, तो अगर मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया तो उसका मतलब ये हाफ हो जाएगा 1/2, सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद वो कह रहा है मिनिमम मैक्सिमम चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑब्जर्व। ये चैप्टर नंबर 16 आ गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी हो, ये उसी वक्त हो सकता है जब बोले इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम हो, तो उसके लिए लाजमी है कि वो हीट एब्जॉर्ब के बराबर हो जाए। सही है। और मैक्सिमम हीट उसी वक्त होगी और वर्क डन जब जीरो होगा। तो वर्क डन जीरो, तो सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। तो ये उसी वक्त मुमकिन है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस। समझ के करना ना भाई, वेरी गुड। अगली एमसीक्यूज न्यूमेरिकल जैसी है, लेकिन कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर 17 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो कह रहे हैं दो हीट इंजन है, 2 हीट इंजन ए एंड बी, और उनके सोर्सेज में वो 600 और 400 पर है, यानी हॉट बॉडी न्यूमेरिकल लाइक है भाई। और उसके सिंक जो है रिस्पेक्टिवली 300 और 200 पर है, यानी कोल्ड बॉडी। तो बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है। यानी सीधी सी बात वो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये कौन सा इंजन इन दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। अगर आप लोगों को याद हो परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला, तो ये होता था 1-T2/T1। सही है। ये जो रेशियो है ना, ये डिसाइड करवा देता है एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की या हीट इंजन की। ये रेशियो जितना छोटा होगा, जितना स्मॉलर होगा, उतना एफिशिएंट इंजन होगा। सर क्यों? इसलिए बेटा क्योंकि ये 1 में से माइनस नजर आ रहा है आपको। अब हम मैथ जानते हैं कि 1 में से जितनी छोटी गिनती माइनस होगी वो जवाब उतना बड़ा होगा, यानी 1 के करीब होगा। जब 1 के करीब होगा तो जब हम इसको मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो एफिशिएंसी 100 के करीब होगी, या दूसरे लफ्जों में 1 के करीब होगी, क्योंकि 1 जो है रेशियो की शक्ल में और 100 गिनती वैल्यू की शक्ल में एफिशिएंसी है। ठीक है। अब इसका तरीका ये हुआ कि ये 600 और 300 इन दोनों को जल्दी से इसमें रख दे। बस ध्यान रखिएगा कि कोल्ड बॉडी जो है वो 2 होती है टेम्परेचर सिंबल में, और हॉट बॉडी जो है यानी सोर्स जो है वो 1 होता है। सही है। अब केल्विन बनाना जरूरी है, भूलिएगा नहीं। कार्नोट इंजन हीट इंजन हमारा गैसियस इंजन। तो ये 600 प्लस 273 कितना हो गया? 873। 873 रखे अपॉन में, ऊपर रखे रिस्पेक्टिवली 300 है। 300 प्लस 273 कितना हो गया भाई? 573। ये तो ए इंजन जो है उसका मंजर आएगा इससे। ठीक है, करेंगे अभी कैलकुलेटर से।
अब 400 और 200 रखिए। अब 200 का मतलब 473 और 400 का मतलब 673। जिसकी मैथ सही है वो तो देख के बता देगा कि किसका जवाब छोटा आने जा रहा है। 573 डिवाइडेड बाई 873, ये आ गया जनाब 0.65। ये वाला रेशो आ रहा है 0.65। इस वाले पे आ गए 473 डिवाइडेड बाई 673। कभी फ्रैक्शन आ गया तो एसडी यानी साइंटिफिक टू डेसिमल कर दिया करें यूं। ये आ गया 0.70। जल्दी से अब आंसर बोले मुझसे जल्दी। ये छोटा है ऑप्शन, ये 0.7 से कम है। इसका मतलब ये वाला इंजन जो पहला था ए था वो एफिशिएंट ज्यादा हो गया, ऑप्शन आ गया बी एंड सेकंड ऑप्शन ए इज मोर एफिशिएंट देन बी। बॉटम लाइन क्या हुई इस एमसीक्यूज की कि रेशियो निकाल लें कोल्ड बॉडी का हॉट बॉडी के साथ, जितना रेशियो छोटा उतना एफिशिएंसी हाई। ओके, अब प्रोटॉन एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, ये भी न्यूमेरिकल लाइक है, बी आ गया। डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा आ गया। विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इफ द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन इज, स्पीड भी आ गई। तो बताएं कि मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग फोर्स इस पे क्या होगी। ये आ गया है जनाब चैप्टर नंबर 18 पे से, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड्स। याद आ रहा है कुछ कि किसी पार्टिकल पे जो मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में, उसका फॉर्मूला क्या होता था। उसका मैग्नेटिक फील्ड होती थी, बताएं, ई वी बी साइन थीटा। सर आपने क्यों क्यों नहीं लिखा, इसलिए कि इसने वाजा बोल दिया है प्रोटॉन, और प्रोटॉन जो होता है उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए ई लिखेंगे। क्यों उस वक्त लिखेंगे जब कोई पार्टिकल हो और वो पर्टिकुलर ना हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन या अल्फा पार्टिकल, इस तरह का, क्योंकि ई जो है चार्ज फिक्स हो जाएगा। जल्दी से कैलकुलेटर चलाएं, ई वी बी। ई कितना होता है बेटा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। याद कर ले बेसिक कॉन्स्टेंट्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। इसको मल्टीप्लाई करें स्पीड से, स्पीड की यूनिट सही दिया हमें, सही है। कितना दिया है भाई 10 की पावर 4, यानी 1 एक्सपोनेंट 4 हो गया v। और b कितना दिया था 0.3, 0.3 इतने सारे जीरो लिखनी होती है। मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 30, साइन साइंटिफिक कैलकुलेशन है, और 30 साइन 30 में से 0.5 होता है, याद हो तो आपको अच्छी बात है। कितना आ गया भाई 2.4 एक्सपोनेंट माइनस 16, 2.4 एक्सपोनेंट माइनस 16। ढूंढे ऑप्शन में जल्दी, नहीं मिल रहा, क्या बात कर दी, पहले ही पहला ऑप्शन है 2.4 एक्सपोनेंट माइनस। देख रहे हैं आप एमसीक्यूज, एक्सरसाइज खोलेंगे, एक्सरसाइज में नहीं है ये एमसीक्यूज, ये नीचे वाली जो है वो तीनों पहली है, लेकिन समझने वाले और पढ़ने वालों के लिए कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि टॉपिक में से तो है ना बेटा। गैल्वानोमीटर को एमीटर बनाना है, चैप्टर 18 में से ये भी आ गई, क्योंकि उसके अंदर हमने टॉपिक्स पढ़े थे। गैल्वानोमीटर को अगर एमीटर बनाना हो तो पैरेलल में एक लो वैल्यू शंट लगता है, ये थ्योरी आ गई आसान वाली, विद द कॉइल इन पैरेलल। थर्ड ऑप्शन, अगर आपको कहते हैं वोल्ट मीटर बनाना है, वोल्ट मीटर में हाई वैल्यू सीरीज में लगेगा, ये वाला ऑप्शन जो है ये वाला आएगा वोल्ट मीटर के लिए। देख रहे हैं एक टिकट में दो मजे मिल रहे हैं, फायदा उठा ले। ये लगे सर अपनी वीडियो लंबी कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा। लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 19। अच्छा जरूरी नहीं है कि बोर्ड में एग्जाम में ये सीक्वेंस में चैप्टरों की एमसीक्यू है, सफल हो सकती है। लेंजेस लॉ जो है ये बताता है कि मैकेनिकल वर्क इन मूविंग अ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल चेंजेस इनटू, याद है क्या होता है, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो मोशन कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो मैग्नेटिज्म है, इट कैन क्रिएट और इंड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर चैप्टर 19 में से दो दे दी। कह रहे हैं कि शीट्स की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं लेमिनेटेड बनिस्पत आयरन ब्लॉक्स के मोटे मोटे थब्बों के, बताएं इसकी वजह क्या है। अगर आपने लॉसेस एसोसिएटेड विद ट्रांसफार्मर या कोर ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ा, उसमें एडी लॉस, एडी करंट लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉसेस,
पावर लॉसेस, इस तरह के लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पे उसने जो बोला ना, वो पावर लॉस ड्यू टू एडी करंट होगी, जो अपोज करता है किसी चेंज को, क्योंकि इसमें देखिए चेंज हो रहा होता है इंडक्शन का अमल। तो एडी करंट बेसिकली अपोजिशन करने वाला करंट है। एसी सर्किट कि ये इक्वेशन क्या दिखा रही है, ये आ गया आपका चैप्टर नंबर 20 एसी सर्किट्स। अब ये आपको नियरली इस तरह पता चलेगा कि आपके पास एक फॉर्मूला होता था, अगर वो फॉर्मूला आपको याद हो तो आप कर लोगे। वो फॉर्मूला होता था मैक्सिमम और आरएमएस वोल्टेज के दरमियान रिलेशन का। सही है, यानी वो फॉर्मूला होता था, अगर आपको याद आ जाए, वो फॉर्मूला था जनाब V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। सही है, इसमें जो V नॉट है ना, ये पीक है। ये V नॉट जो होता है ये पीक वोल्टेज होता है। अब ये जो पीक वोल्टेज होता है, इसका V RMS से क्या मतलब, ये वाला जो होता है ये V RMS होता है। इसका इससे ताल्लुक होता है 1/√2 के साथ, 1/√2 V नॉट। अब आपको सिर्फ ये पकड़ना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गिनती, साइन से पहले 311 कंपेयर करें तो इसका मतलब यहाँ पे ये V नॉट जो है वो हो गया 311। सही है, अब वो RMS यानी ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पूछ रहा है। अब नियरली आप इस 311 को 1/√2 से डिवाइड करवा दें। 311 डिवाइडेड बाई √2, क्या आया भाई, 219 20 के करीब आ गया। वेरी गुड, इसका मतलब क्या हो, समझ के पढ़ रहे हैं तो हमारे आसानी हो रही है भाई। ये 220 वाला ऑप्शन यानी पहला ऑप्शन हो गया। असल में बस ये फॉर्मूला पीक वोल्टेज करंट का और आरएमएस वोल्टेज करंट का अपने पास संभाल के रखने काम आएगा। चैप्टर नंबर 20 में ही एसी सर्किट में ये भी होता था इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जो है जिसको हम जेड कहते हैं, और आरएल सर्किट यानी जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टर जो है वो सीरीज में लगे हुए। तो इसका फॉर्मूला बड़ा आसान सा होता था, लेकिन दिल्ली वालों ने ट्विस्टर दिया है, R² प्लस XL²। अब गौर करें तो XL तो उसने लिखा ही नहीं है ऑप्शन में। अब आपको बस ये पता हो कि XL यानी कि जो इम्पीडेंस है, सही है, ये यूं कह सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इंडक्शन से यानी इंडक्टर के जो हेनरी वैल्यू होती है उससे क्या ताल्लुक है। तो मुझे तो याद आ गया, आपको याद आया, ओमेगा एल। ये जो एक्सएल होता है ना, ये होता है ओमेगा एल, और जो एक्स सी होता है कैपेसिटिव इंडक्टेंस, वो 1 होता है। अगर ये याद आ गया तो आप पहुंच गए कि मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन ले लें। तो देख रहे हैं थोड़ी मॉडरेट किस्म की एमसीक्यूज हैं, और ये एप्टीट्यूड के लिए बहुत हैंडी है। कोई ये ना समझे कि सर ये बोर्ड में नहीं आएंगी, बड़ी हार्ड है ये वो। ये प्रैक्टिस करें, इससे देखें दिमाग भी खुल रहा है और थ्योरी का रिवीजन भी हो रहा है। सॉलिड मटेरियल डिफॉर्म्स बियॉन्ड यील्ड पॉइंट, ये जो है चैप्टर नंबर 21 से आ गई, जो फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स है। इसका मैं आपको एक पेज नंबर बता रहा हूँ, पेज नंबर पे जाके स्टडी कीजिएगा, पेज नंबर 136। इस पे आपको यील्ड पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, इलास्टिक पॉइंट, इसकी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। मैं दिखा दूँ बेटा, मैं तो बुक दिखाता रहता हूँ, आप लोग फिर घर में पढ़ते नहीं हो, ऐसा तो नहीं करो ना। टीचर पढ़ के बता रहे हैं, आप पढ़ ही नहीं रहो। ये देखिए, ये पेज नंबर 136 है, ये ग्राफ भी देख लीजिएगा, इसमें देखिए सारा वो ब्रेकिंग पॉइंट, इलास्टिक पॉइंट, ये बड़े तरीके से ये पूरा एक्सप्लेन हो रहा है, ये वाला टॉपिक जो मैं अभी एमसीक्यूज में आपके साथ कर रहा हूँ। तो इसको जाके पेज नंबर 136 पे तरीके से रीड कीजिएगा, नियरली एक पैराग्राफ है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि कोई जो सॉलिड होता है उसको अगर हद से आता है उस पर फोर्स लगाएं तो टूट भी सकता है, मरोड़ भी सकता है, और अपनी शक्ल खो भी सकता है, डिफॉर्म भी हो सकता है। तो क्या करेगा भाई, हुक्स लॉ ओबे करते हुए
इलास्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा, हुक्स लॉ, क्योंकि इन मटेरियल्स पे हुक्स लॉ लगता है। लेजर बीम कंसिस्ट ऑफ, लेजर एकदम से उन्होंने छलांग मारी चैप्टर नंबर 26 पे। अच्छा ख्याल है चैप्टर नंबर 26 की मैक्सिमम चीजें जो है रिड्यूस हो गई है, लेजर बचा है, चीजें बची हैं, यानी एटॉमिक फिजिक्स। लेजर जो है वो हाईली कोहेरेंट फोटॉन्स निकालता है, तभी तो वो स्ट्रेट लाइन में इंतहाई से ज्यादा पावरफुल बीम बनती है, लेजर बीम, फोटॉन्स। वेज डिस्प्लेसमेंट लॉ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन अगर आपने पढ़ा हो चैप्टर नंबर 25 क्वांटम फिजिक्स आ गई। वेज डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो बताता है कि वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो उसको जो है जब कांस्टेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ये वाली फॉर्म आ जाती है। सही है जनाब, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम वाला तो कभी लिएगा ही नहीं, ना वेज में ना रेली जीन्स में। कॉम्पटन स्कैटरिंग 25 में से आगे कॉम्पटन इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। लार्जेस्ट चेंज इन वेवलेंथ, अब अगर इसका आपको जो कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला याद हो तो फिर ये सवाल डन है, वरना तुक्का मारना पड़ेगा। अब ये मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट उसी वक्त होगी जब ये ब्रैकेट मैक्सिमम हो। पूछे क्यों? इसलिए क्योंकि ये वाला हिस्सा तो पूरा कांस्टेंट है, एच अपॉन एम नॉट सी, एच प्लांक्स कांस्टेंट, एम नॉट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, तो सिर्फ थीटा पे डिपेंडेंट हो गया स्कैटरिंग एंगल, थीटा पे डिपेंडेंट हो गया कॉम्पटन शिफ्ट का मामला। अब कॉस थीटा एक सूरत में बड़ा खतरनाक -1 होता है, अगर आप लोगों को पता हो, और वो -1 होता है जब कोई चीज यूं घूम जाए बिल्कुल, यानी 180 पे रिकॉइल हो जाए, एक तरह से रिबाउंड हो जाए। कॉस 180 कैलकुलेटर साइंस से पूछ लें आप, वो -1 दे देगा। ठीक है, -1 इंटू माइनस +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम हो गया। वरना कभी ये 0 हो जाएगा, कभी जो है ये 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम कभी नहीं आएगा जब तक -1 ना आए। तो सर ने इतनी जो बातें बताई कुछ समझ में आया उससे? 180 मिनिमम कब होता है? जैसे अगर वो यहाँ पूछ लेता लार्जेस्ट चेंज स्मॉलेस्ट चेंज पूछता तो ये वाला ब्रैकेट 0 कर दें, तो वो कब होगा? 1 - 1 से 0, और cos 0 1 होता है, ये वाला जो है मिनिमम शिफ्ट आएगी, तो cos 90 0 होगा, 90 ये वाला नहीं होगा, सॉरी, ये ब्रैकेट 0 चाहिए ना, तो ये वाला हिस्सा 1 होगा, तो 1 - 1 से 1 - 1 नहीं, सही है, मैं आधा जो है जागते में बोल गया, आधा सोते में, सही बोल के मैंने चेंज कर दिया, सॉरी फॉर दैट। ये मिनिमम में ही होगा, क्यों? ये स्मॉलेस्ट, क्योंकि हमें ये ब्रैकेट 0 चाहिए, ब्रैकेट 0 उसी वक्त होगा ना बेटा कि यहाँ पे 1 हो, तो 1 - 1 0, cos 0 इज 1, सही हो गया ना। एन ऑब्जेक्ट हैज अ लेस मास ऑफ 1 kg, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी आ गई चैप्टर नंबर 24। कह रहे कि अगर 0.9 c से चल रहा हो तो बताएं कि इसका मास क्या हो जाएगा। अगर आपने मास इंक्रीमेंट फॉर्मूला याद किया है तो जस्ट पुट एंड गेट m ओवर m नॉट के साथ यहाँ पे आता था रिलेटिविस्टिक फैक्टर 1 - v² अपॉन c²। अब v की जगह रखें 0.9, तो 0.9 का स्क्वायर कितना होता है? 0.81, सही है, 9 9 81, c² अपनी जगह आ गया, c का स्क्वायर और नीचे वाला c² कैंसिल हो गया। 1 - 0.81 का रूट लेके उसको इस m01 से डिवाइड कर दें, समझे कहानी? यानी 1 - 0.81, ठीक है, क्या आया भाई? ये आ गया 0.19। अब ख्याल रही, 1 अपॉन अपॉन में फॉर्मूला है, तो इसको रेसिप्रोकल करने के लिए ये वाला बटन मॉड के नीचे वाला दबा दिया करें, ये मॉड का नीचे आ गया, इसको मल्टीप्लाई बाई 1 करने की जरूरत ही नहीं, 1 लिखते नहीं है। कितना आ गया भाई? चेक करें, गलत आ रहा है? आई रिपीट, 1 - v² अपॉन c², v² हमारा आया था 0.81, तो 1 - 0.81 कितना आ गया भाई? ये आ गया हमारा, इसका रूट भी तो लेना था, रूट नहीं लिया था मैंने, सॉरी, रूट आंसर। अब इसका रेसिप्रोकल कर दें, अब देखें भाई क्या है, 2.3, इस पूरे पे रूट भी तो लगा हुआ था ना, तो रूट लेके रेसिप्रोकल करेंगे तो 2.3 आ गया।
इससे ये पता लगा छोटे छोटे न्यूमेरिकल लाइक क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला, टाइम डिलेशन वाला, वो भी आप टच करके देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट प्रिडिक्टेड बाय स्पेशल थ्योरी, ये बुक की आ गई कि स्पेशल थ्योरी टाइम डिलेशन भी बताता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी बताता है, मास भी बताता है, ग्रेविटेशनल नहीं बताता। ग्रेविटेशनल कौन बताता है? जो रिड्यूस हो गया हमारा सिलेबस, यानी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके 27 आ गया आपका जनाब, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें रेट ऑफ डीके प्रोपोर्शनल है किसके? अच्छा ये बड़ी एमसीक्यू मजेदार दी है दिल्ली वालों ने। सारे ऑप्शन आपको करीब करीब के दुरुस्त लग रहे होंगे, लेकिन इसमें सबसे सही है ये अनस्टेबल वाला, क्योंकि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड होते हैं ना बेटा, वो डीके होते हैं। स्टेबल वाला तो डीके ही नहीं करेगा, रेडियो एक्टिविटी का शिकार ही नहीं होगा, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, वो डीके ही नहीं करेंगे जब तक उनके न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल नहीं होंगे। ब्रेन ट्यूमर के लिए कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल होता है? अच्छा वैसे ये बताऊं, ये वाली एमसीक्यूज भूल से दिए या जान के दिए? ये रेडियो एक्टिव चैप्टर नंबर 27 28 दोनों में शुमार हो जाएगा ये चैप्टर। 28 रिड्यूस हुआ हुआ है, लेकिन देखना है तो देख लें। इसका जवाब है आयोडीन 131, ब्रेन ट्यूमर में इस्तेमाल होता है आयोडीन 131। एप्टीट्यूड वाला कोई पढ़ रहा है तो वो सुन ले भाई, सोडियम 24 जो है फ्लो ऑफ ब्लड को चेक करने के लिए, ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। फॉस्फोरस 32 जो है वो ब्लड कैंसर वगैरह, लिक्वीमिया, उसके लिए इस्तेमाल होता है, और यानी ब्लड डिसऑर्डर कह लें आप एक तरह से, जो सेल्स वगैरह में जो मसला आ जाता है, सही से फॉर्मेशन नहीं हो रही होती है ब्लड की। और कोबाल्ट 60 जो है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए या थेरापी में इस्तेमाल होता है। सही है, सारा 4 in 1 मजा मिल गया। तो ये एमसीक्यूज बहुत प्रैक्टिस के लिए अच्छी है, इसको डिस्कार्ड नहीं कीजिएगा, काइंडली प्रैक्टिस कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। अरे जा क्यों रहे हैं, सेक्शन बी और सी में देखेंगे कि दिल्ली वालों ने धड़कता हुआ पेपर बनाया या ऐसे ही। तो इसके लिए मैंने आधा काम आप लोगों के लिए पहले से किया हुआ, ताकि आप लोगों का टाइम और दिमाग बचे। बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है, बहुत मेहनत से पढ़ें। किसी का तो गैप भी बहुत कम है फिजिक्स में, वो परेशान भी है शायद, कंप्यूटर साइंस वाले। बट नो टेंशन, सरजवाब की मदद के साथ और अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ मेहनत करें। जहां जहां ब्लू से लिखा हुआ है वो चैप्टर के नाम थ्योरी इंडिकेटर है, और जहां जहां रेड से या पिंक से लिखा हुआ है वो सारे न्यूमेरिकल्स हैं। दिल्ली वालों ने 7 न्यूमेरिकल दिए हैं, और बोर्ड एग्जाम में भी ऐसी ही उम्मीद है कि तकरीबन 7 से 8 न्यूमेरिकल सेक्शन बी में आएंगे। तो मेरी जो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट भी अपलोडेड है वीडियो, उसको जाके जो है पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह 7 से 8 न्यूमेरिकल आपके निकल जाएंगे। और उसी का लिंक मैं डाल दूंगा इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, अब इसमें तकरीबन 4 न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो बुक के नहीं दिए हैं दिल्ली वालों ने, तो वो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा एंड में। एक ये पहले ही पहला है, चैप्टर 15 से जैसा तो है, जैसा एक्सरसाइज में नहीं एग्जाम्पल में एक है, जिसमें वो टायर में से लीक हो जाता है हवा। इसी तरह ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी का चैप्टर 16 का जो है बुक से हट के दिया है। इंक्रीज इन एंट्रोपी मींस, ये मेरा एक्सपेक्टेड सवाल नहीं है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये थ्योरी एक्सपेक्टेड है डेरिवेशन वाली। अच्छा ख्याल है, जो बाकी के थ्योरी क्वेश्चन होंगे ना, वो कम से कम उसमें 3 डेरिवेशन लाइक क्वेश्चन जरूर होंगे सेक्शन बी में। तो सबसे पहले आप लोग सेक्शन बी के वो थ्योरी वाले पक्के करें सवाल जो डेरिवेशन वाले हों, प्योर रटने वाले नहीं करें। तो आपका ये सेक्शन बी नियरली न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन थ्योरी क्वेश्चन से ही थ्रू हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए सर गाइडेंस भी दे रहे हैं और प्रिपरेशन टिप्स भी दे रहे हैं। एट व्हाट स्पीड द पार्टिकल बिकम्स 3 टाइम्स, ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड चैप्टर 24 रिलेटिविटी का न्यूमेरिकल नंबर 4 है, पेज नंबर 210 पे जाके देख लें और प्रैक्टिस कर लें। इंपॉर्टेंट भी है और बिल्कुल सही इन्होंने इंपॉर्टेंट दिया है। मोमेंट ऑफ कपल ऑफ अ रेक्टेंगुलर करंट सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मोमेंट ऑफ कपल। इस को टॉर्क, जिसका गैल्वानोमीटर में जिसका जिक्र आया था, इसका मैं 50-50 चांस बोलता हूँ, इसलिए आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप पर। गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर का सवाल लाइक लिख दिया है मैंने, यानी वैल्यूज बदली है। 18 का एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 5 को देखिएगा पेज 73 पर, जिसका नाम था बोले
मैग्नेटिक फील्ड्स, उस मैग्नेटिक फील्ड में न्यूमेरिकल नंबर 5 एक्सरसाइज का देखना इस जैसा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया वैल्यूज का। जैसे रेजिस्टेंस ऑफ इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये देखें मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बुक में भी दिया हुआ है लेकिन वैल्यू बदल के। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिया है 4 मिली एम्पियर, इसका मतलब करंट थ्रू गैल्वानोमीटर, इसको मिली को एम्पियर बना लीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 से, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर दी हुई है 60 ओम, इसका मतलब ये आरबी हो गया गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस। आगे वो कह रहा है इसको वोल्ट मीटर बनाने की ख्वाहिश है किसी मैन्युफैक्चरर को, तो बताएं रेंज ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। तो V जो है वोल्ट मीटर के फॉर्मूले में, और I जो है गैल्वान सॉरी एमीटर के फॉर्मूले में, ये रिस्पेक्टिवली रेंज ऑफ वोल्ट मीटर और रेंज ऑफ एमीटर के सिंबल है, ठीक है। और IG जो है दोनों फॉर्मूलों में आता है, वोल्ट मीटर के भी और एमीटर के भी, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, ठीक है। इसका मैं आंसर आपको अभी फॉर्मूले से बता दूंगा, वरना ये बुक जैसा खुद भी आप ट्राई कर सकते हैं। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ व्हाट इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये भी बुक से चेंज किया उन्होंने, लेकिन बुक में इसके करीब करीब के म्यूचुअल इंडक्शन के सवाल है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा भी इंशाल्लाह। हीलियम नियॉन लेजर मेरे हिसाब से सेक्शन सी में बनता है, लेकिन दिल्ली वाले अपनी जानते हैं खुद ही, आप लोग सेक्शन सी के लिहाज से इसको तैयार करें, ठीक है। यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस, ये 50-50 चांस है। आरएलसी सर्किट, ये प्यारा सबसे सवाल दिया है दिल्ली वालों ने, सर किस लिए बहुत इस पे आपको प्यार आया, इसलिए बेटा कि आप बुक खोलें, आरएलसी सीरीज सर्किट की थ्योरी है, उसका एक भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व एग्जाम्पल में भी और एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा, लेकिन बड़े तरीके से दिल्ली वालों ने इसका न्यूमेरिकल दिया, जिसमें रेजिस्टेंस भी दी, इंडक्टेंस भी दी, कैपेसिटेंस भी दी, हो गया आरएलसी, फ्रीक्वेंसी भी दी, सही है। और पूछ रहा है इम्पीडेंस यानी जेड। अब आप परेशान रहेंगे कि यार इसका तो कोई न्यूमेरिकल ही नहीं है, यकीन करें पुट एंड गेट गए, बस अभी मैं इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा, और अगर आपको थ्योरी पता है तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन बताने मतलब है कि न्यूमेरिकल थोड़ा सा चेंज हो तो उसको छोड़िएगा नहीं काइंडली। जो टाइम लगा के जा रहे हैं स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं, गिव इट अ ट्राई, उसको ट्राई करने के बाद उसका जैसे मैं जो कर रहा हूँ ना, ये आप बोर्ड एग्जाम में कीजिएगा। अगर आपके सामने एक नया न्यूमेरिकल आया है और आप टाइम लगा के आए इम्तिहान में, सही है, टाइम पासर नहीं है, आप उसका डेटा रफ पे बनाए, रफ स्केच खींचे 1 से 2 मिनट में, अगर क्लिक कर जाए उसकी बुनियाद पे फॉर्मूला या उसका जो है कैलकुलेशन, तो जल्दी से उसको फेयर कर डाले, डायरेक्ट फेयर पे ना करेंगे, दिमाग आधा रुक गया तो गंदगी मचेगी, ओवर राइटिंग और इसके नंबर कटते हैं। अगर आपको नहीं पता है, न्यूमेरिकल्स में, एमसीक्यूज में और डायग्राम में इरेजिंग ना किया करें, बोर्ड एग्जाम में ए और A1 लेने की टिप दी है, साफ सुथरा काम करें। थ्योरी में थोड़ी बहुत गंदगी की इजाजत है कि भाई याद करके आए हो, स्लिप मार दिया दिमाग की मेमोरी ने, इतना तो जायज है कि थोड़ा सा मिटा लो, इरेजर यूज कर लो या रिमूवर। डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये भाई बच्चों वाला सवाल मैं नहीं मानता कि आएगा, लेकिन अगर आपका दिल टूट रहा है तो कर लो। पेयर प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 25 में से, यानी क्वांटम फिजिक्स में से। उसके बाद एंड और गेट का बहुत आने का चांस बन रहा है, इसलिए आप फौरन से पेशतर चैप्टर 23 में से तो और एंड गेट घोल के पी लें, इसके आपको पूरे के पूरे। अच्छा, इसमें इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्टर घुमाया है, यहाँ तक तो बच्चा रट के कर लेगा, 1 नंबर कट जाएगा, वो कह रहा है कि हाउ द सर्किट ऑपरेट्स, यहाँ तक तो हुआ आपका, वो जो आप उसका ट्रुथ टेबल बनाओगे, लेकिन आगे वो जो कह रहा है ये सवाल है ITQ, कंडीशन अंडर विच द लैम्प विल बी इल्यूमिनेटेड। आप इसमें सिर्फ वो जवाब लिखेंगे जिसमें आउटपुट 1 आता है, तो जब आउटपुट 1 होगा ना तो इल्यूमिनेट होगा, 0 आएगा तो वो अंधेरा या बंद हो जाएगा LED, या वो स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी आउटपुट ऑन वाला होना चाहिए 1। ये इसमें इंग्लिश लिखकर वो वाला ट्रुथ टेबल को बॉक्स कर देंगे कि द लैम्प विल बी इल्यूमिनेटेड ओनली इफ, वो नीचे कंडीशन लिख देंगे, या वो वाले 1 वाली आउटपुट वाली लाइन लिख देंगे। हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम, अगर मजे की बात बताऊं, ये कहाँ से दिया है बताऊं, ये वाला और ये वाला, ये साइंटिस्ट वाला जो है ये ओल्ड बुक की सॉल्व एग्जाम्पल है, सही है भाई, जो पिछले साल तक बुक थी कराची में। और ये हाफ लाइफ वाला जो है
ये ओल्ड बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन। अब ये जो प्रोफेसर है ना भाई, जो कॉलेज में होते हैं, उनके पास पुराने पुराने खजाने होते हैं। अब मैं भी पुराना टीचर हूँ, मेरे पास चीजें हैं, तो ये इसलिए देते हैं कि वो देखेंगे बच्चा मेथड पे काम कर रहा है या रट के कर रहा है। क्योंकि अभी मैं इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको, ये फॉर्मूले तो वही लग रहे हैं जो हमारी बुक में भी है, चैप्टर नंबर 15 में और चैप्टर नंबर 27। तो देखिए फॉर्मूले जब सेम हो गए, थ्योरी के टॉपिक सेम हो गए, तो आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ बुक या सी और डी पेपर थोड़ी कहलाएगा बेटा। अब मैं आपको चारों न्यूमेरिकल दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद सेक्शन सी और फिर उसके बाद वीडियो दी एंड, और आपका लेक्चर आज का खत्म। साफ सुथरा मैंने कर दिया, लेकिन आप इसको साफ सुथरा ना भी करें, समझने की कोशिश करें। साइंटिस्ट वाला सवाल था ये। वो कह रहा था कि एक साइंसदान है जिसने 44 ग्राम गैस को जमा किया एक टैंक में इतने प्रेशर पर, लेकिन रात को कुछ ऐसा हुआ कि उसमें लीकेज आ गया, और लीकेज आने से प्रेशर ड्रॉप हो गया 2200 के बजाय 1500। तो बताएं कि कितनी गैस फरार हो गई, रात को चोरी छुपी भाग गई, जो उस टैंक में 44 ग्राम था, कितनी निकल के चली गई, लीक हो गई। यकीन करें ये बॉयज लॉ का सवाल है, बस पिक करने की बात है। ये जो पहला मास दिया है उसको M1 कहते हैं, जो पहला प्रेशर दिया हुआ है इसको P1 कहते हैं, ये इनिशियल प्रेशर हो गया, इसको P1, ये पहला मास हो गया M1। बताएं कितनी मुश्किल हो रही है। और दूसरा प्रेशर जो आया वो P2। बस आपको यूनिट्स पता होंगे, एटमॉस्फेयर में प्रेशर के यूनिट्स होते हैं। और मास स्केल में यहाँ बस धोखा ना खा जाइएगा, M1 तो जो इस वक्त मास है, M2 जो लीक होने के बाद बचेगा, तो इसका मतलब है वो स्केप जो पूछ रहा है वो डेल्टा M पूछ रहा है, M2 नहीं पूछ रहा है। कहानी समझे भाई। इस वक्त इतना मास है 44 ग्राम। सुबह उठे तो देखा गया उसमें एक समझाने के लिए, वरना आंसर तो आया हुआ नीचे 40 ग्राम है, तो फरार तो 4 ग्राम हुआ ना, 40 ग्राम थोड़ी हुआ। समझे बात। वेरी गुड, जल्दी अब फारिग करें। अब ख्याल रहे टैंक तो कोई काट के ले नहीं जाएगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हिंट हो गई, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया। इससे तय हुआ कि ये बॉयज लॉ की स्पेशल केस का न्यूमेरिकल है, जिसमें मास भी इन्वॉल्व होता है, ये वाला फॉर्मेट, यानी PV इज इक्वल टू M, यानी ये मंजरनामा। क्योंकि जितना मास ज्यादा होगा उसका प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट उतना ज्यादा एक्सर्ट होगा उसकी वॉल्स पर। अब चूंकि वॉल्यूम बराबर है, एक ही कंटेनर, एक ही टैंक है, तो V1 V2 को V ले लें, V से V को फारिग कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो चीज चाहिए वो एक तरफ करें, M2 उधर गया, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई, M1 उधर, P1 इधर। अब पुट करें जल्दी जल्दी डाटा, 1500 44 200, दो जीरो से दो जीरो काटें ताकि कैलकुलेटर थोड़ा सा चले, और कैलकुलेटर बचा लूं, 21 1 जा 22 2 जा 15 2 जा 30। एप्टीट्यूड की तैयारी भी करा रहा हूँ, कर ले भाई ये। एक्चुअली सर आप कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं भाई। अगले सेशन में राब्ता कर लीजिएगा, अगर आपको जो है 2026 के लिए तैयारी करनी, 2025 वालों के तो खत्म हो गए भाई। 30 ग्राम, अब ये देखें 30 ग्राम बची है, तो स्केप कितनी हुई, इनिशियली 44, फाइनली 30। डिफरेंस विल गिव यू हाउ मच ऑफ द गैस या एयर escaped from the tank overnight। ईमानदारी बताएं न्यूमेरिकल कितना सीधा है, बस ये नारा ना लगे, सी पेपर आया है। दूसरा न्यूमेरिकल जो दिया था उन्होंने, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 200 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दे रहा है, यानी मास हीट कर रहे हैं उसको 10 से लेकर 30 तक, कांस्टेंट वॉल्यूम की हिंट दे रहा है, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, और धोखा दे रहा है मिस प्रिंटिंग का बच्चों को लगे। अच्छा इसमें मिस प्रिंटिंग एक है, वो मिस प्रिंटिंग जूल की है, किलो जूल नहीं है, यहाँ पे जूल होगा खाली, सही है। सीपी का मतलब तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, जबकि पूछ रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम का। अब यहाँ पे आएगा स्टूडेंट कंफ्यूज, लेकिन सर जब बात बचाने जा रहे हैं इम्तिहान में कंफ्यूज मत होइएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का सिंबल बोले जल्दी से, डेल्टा यू, सही। टेम्परेचर चेंज T1 T2, इसको माइनस करेंगे तो डेल्टा T आ जाएगा, सही। कांस्टेंट वॉल्यूम हिंट के तौर पे हुआ कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। फर्स्ट लॉ कर रहे हैं ना, सेकंड लॉ के साथ, सेकंड लॉ में कार्नोट इंजन आ जाएगा सी सेक्शन में, तो फर्स्ट लॉ आ जाएगा सेक्शन बी में, चाहे उसका न्यूमेरिकल चाहे कुछ। सीपी दे रहा है वो। अब सोच रहा होगा बच्चा कि सीपी थोड़ी हमें सीपी चाहिए, तो नो टेंशन, एक रिलेशन हमने पढ़ा था डेरिवेशन में, ये डेरिवेशन भी काम की है कि सीपी माइनस सीवी, यानी डिफरेंस ऑफ टू मोलर स्पेसिफिक इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। डू यू रिमेंबर? एक्सीलेंट।
अब अगर इसमें आपको सीपी पता हो, आर हमें याद होता है, तो सी भी आ जाएगा कि नहीं? बोले बिल्कुल सही। इससे आप पहुंचे। अच्छा, आर याद होना चाहिए, वरना टीचर को बुला के पूछेगा इन्विजिलेटर से कि काइंडली हमें इम्पोर्टेंट बता दीजिए। वह है पेपर वाले इम्पोर्टेंट मांग रहे हो क्या? नहीं भाई, वो कांस्टेंट मिसिंग लग रहा है इस क्वेश्चन में, हमें कांस्टेंट बता दे, कांस्टेंट की वैल्यू की जरूरत पड़ रही है इस न्यूमेरिकल में। ओके, अब इसकी बुनियाद पे पहले हमने फॉर्मूला निकाला दिमाग से। सर ये कैसे होगा? क्योंकि वर्क डन जीरो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, यानी पिस्टन फिक्स होता है या इंसुलेटेड होता है। तो अब यहाँ पे क्यू होता है एनसीवी डेल्टा डी, एन नंबर ऑफ मोल है। कंप्यूटर साइंस वाले जरा ध्यान से देखें, वरना चैप्टर 15 में इस तरह के न्यूमेरिकल हम देख चुके हैं कि मोल से मास, मास से मोल कैसे बनता है? ऐसे बनता है, क्योंकि उसने दिया हुआ है मास 200 ग्राम नाइट्रोजन का। ठीक है, तो मास से मोल पहुंचना पड़ेगा, यानी m अपॉन m। अब ये पता हो कि नाइट्रोजन N2 होती है और इसका 28 होता है। सर ये सब गिवन होगा? ये सब गिवन नहीं होगा बेटा जी, ये आप याद करो कि नाइट्रोजन का, और बहुत सारी 100 गैसें थी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इनको याद कर लो। इसका 28 है, इसका 32 है, इसका 2 है और इसका 71 है। कितनी मेहनत लगी? सर आप तो टीचर हैं, ये क्या बात की भाई? टीचर और स्टूडेंट बराबर, अगर दोनों मेहनती हैं तो। अब सीवी जो हमने कन्वर्ट करके इस रिलेशन से निकाले वो रखे, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, जूल में आ गया। अगर जूल में हजारों आ जाए तो 1 किलो जूल में 1000 होता है, तो 3 डेसिमल लेफ्ट मूव हो जाएगा और वो हमारा किलो जूल बन जाएगा। जूल से किलो जूल, समझे? लेकिन 3 डेसिमल मूव हुआ तो 1000 हो गए, 1000 का ये किलो आ गया। ईमानदारी बताएं, इसमें ट्रिक है तो जरूर, लेकिन बस सीपी सीवी का रिलेशन आता हो और मोल का मास का रिलेशन आता हो, बाकी ये पुट एंड गेट का चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चा परेशान एक और है कि सर यहाँ पे आपने 273 प्लस नहीं किया। मेरी जाके वीडियोस देखो बेटा, लेक्चर वीडियोस देख के समझ के किया करो। सेंटीग्रेड का जो चेंज है ना बेटा, ये चेंज है, ये इक्विवेलेंट होता है सेंटीग्रेड में और केल्विन में, 1:1 करेस्पॉन्डेंस होता है दोनों का। सही है, इसकी तफसील वहां है, वरना 5 मिनट और खेल लूंगा, आप कहेंगे सर वीडियो जो है खींच। चले भाई, तीसरा न्यूमेरिकल जल्दी से देखें। ये भी आसान है, ये तो बहुत ही आसान है भाई। मैग्नेटिक फील्ड का म्यूचुअल इंडक्शन का न्यूमेरिकल। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है बेटा? M। सेल्फ इंडक्टेंस का L होता है। ठीक है, करंट चेंज हो रहा है 0 से 20, यानी इसको माइनस करेंगे तो करंट चेंज ना प्राइमरी आ जाएगा। उसमें दो कॉइल होते थे, याद है ना? ये वाला जो कॉइल है जिसमें चेंज होगा वो प्राइमरी होगा, और उसका असर जिसमें जाएगा वो सेकेंडरी होगा। ठीक है, तो इसका करंट IP होगा और इसका जो असर इस पे जाएगा वो फ्लक्स चेंज सेकेंडरी में होगा। गॉट इट? ओके। टाइम कितनी देर में ये करवा रहा है चेंज? 0.1 सेकेंड में, तो ये चेंज टाइम हो गया। टर्न्स कितनी है? क्योंकि कॉइल में टर्न्स होती है, नंबर ऑफ टर्न्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है, यानी डेल्टा फाइव, फाइव मीन्स फ्लक्स। अब मिली का मतलब 10⁻³ मिली को आपने हेनरी बना दिया, 1 मिली हेनरी इज इक्वल टू 10⁻³ हेनरी। तो अब यहाँ पे 850 है, तो 850 इंटू 10⁻³ हो गया। चेंज इन करंट के लिए फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स बना बनाया, मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल, और फ्लक्स चेंज होकर असर ले जाएगा सेकेंडरी में। तो इसमें S और P लिखना जरूरी है। कुछ बच्चे पूछेंगे सर ऑप्शनल है? जरूरी है बेटा। अब ये रिलेशन निकालें स्पेशल, कहाँ से? दिमाग से। और ये आया कहाँ से सर? ये आया बेटा फैराडेज लेंजेस लॉ का एप्लीकेशन के साथ। ये था और ये था, रिलेट किया। अब ये 0.1 सेकेंड आप रख के काट दें या उसके बगैर काट दें, क्योंकि अब दोनों तरफ ये 0.1 कट जाएगा, तो मैंने यूज नहीं किया है ना। आप अगर डेल्टा टी दोनों के नीचे लिखेंगे तो घूम के वहीं पहुंचेंगे, मर्जी है आपकी। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएं, एक जीरो इससे कैंसिल करते हैं, एक जीरो इससे कैंसिल करते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर कैलकुलेटर है तो आप ये सब क्यों करते हैं? भाई कुछ यूनिवर्सिटियां हैं कैलकुलेटर रखवा लेंगी एप्टीट्यूड वाले दिन, एंटी टेस्ट वाले दिन, तो यही सर की टेक्निक काम आएगी कि भाई ये शॉर्ट हैंड टेक्निक है, वरना आपकी मर्जी है सारा कैलकुलेटर में डाल दे। भाई ये रहा कैलकुलेटर, सारा डाल दूं। 850 एक्सपोनेंट -3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 800, पूरा एक साथ डाल दिया। भाई ये देख लो क्या आ गया।
ये आ गया। लेकिन मल्टीप्लाई अलग से किया करें, डिवाइड अलग, ताकि स्टेप के नंबर ना कटे। अब अगर गौर करें तो ये फिजिबिलिटी वाला आंसर नहीं है, तो 1 2 3 पोजीशन अब राइट पे अगर मूव करेंगे तो ये 10 की पावर माइनस हो जाएगी। अगर जैसे पिछले में लेफ्ट पे मूव किया तो 10 की पावर प्लस हो गई थी। अब 3 मूव किया तो ये 10 की पावर -3 हो गया न्यू। तो -3 का मतलब मिली है। अच्छा वैसे ऑप्शन है और का, आप चाहें तो ऊपर वाले पे आंसर लिख दें, ओके हो जाएगा। तो ये चेंज इन फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल आ गया। ये वो सवाल है जिसका मैंने कहा था मैं हिंट दे दूंगा। ये है वोल्ट मीटर का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके अंदर v जो है क्वेश्चन मार्क है, तो आप फॉर्मूला मेकिंग कर लें। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई और प्लस ये आ गया, v अकेला हो गया। सही है, बोले समझे? क्योंकि आईजी इधर एलसीएम में भी तो जाएगा, तो एलसीएम का कॉमन बनेगा, ये कॉमन बन गया। आप सारे वैल्यूज रखेंगे यहाँ तो 44 वोल्ट वोल्ट मीटर की रेंज आ जाएगी। गॉट इट? कुछ रिस्पॉन्स, कुछ फीडबैक, कुछ कमेंट कर दिया करेंगे, आपसे मुझे हौसला तवानाई मिल जाती है भाई। अगला न्यूमेरिकल जिसका मैं जिक्र कर रहा था आरएलसी सर्किट वाले का, उसमें ये बस कहानी थी कि जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है उसके अंदर जो ये हमारा रिएक्टेंस होता है, रिएक्टेंस, अब यहाँ पे देखिए कैपेसिटर है और इंडक्टर है और रेजिस्टेंस। तो अब जिस सर्किट में दोनों लग जाते हैं ना, यानी ये इंडक्टर एल और कैपेसिटर सी, तो इन दोनों का जो ना डिफरेंस का स्क्वायर है। वैसे मैंने बुक का चैप्टर 20 के न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, उसमें भी एक जगह मैंने ये किया था, लेकिन वो इतना सा ही न्यूमेरिकल था, ये पूरा इतना आरएलसी का नहीं था। तो ये माइनस का स्क्वायर, मतलब फॉर्मूले को कैप्चर करें फिर ये पोटेंट गेट हो जाएगा। लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी चूंकि दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी के जरिए इसको एक्सएल को बनाएंगे हम ओमेगा एल, जैसा भी पीछे दिखाया था एमसीक्यूज में, और एक्स सी को बनाएंगे 1/ओमेगा सी। ठीक है, ओमेगा का मतलब 2πf, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। ठीक है यहाँ तक? अब बस ध्यान रखिएगा, मिली हेनरी को कन्वर्ट करना है, माइक्रो को कन्वर्ट करना है। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, मिली का मतलब 10 की पावर -3। ये क्लिक कर गया तो अब सिर्फ कैलकुलेटर गेम रह गई कि आर की जगह रेजिस्टेंस का 40 रखें, ये रख दिया। 2πfl, एफ जहां जहां आ रहा है 50 रखें दो जगह, सी और एल जहां आ रही कन्वर्ट वाला रखें। कैलकुलेटर एहतियात से चलाएं, पहले इस पूरे को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा। इस पूरे को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे जगह कम पड़ी थी तो आप एक लाइन में लिखिएगा, बोर्ड एग्जाम की कॉपी चौड़ी होती है, वाइड होती है। ये मल्टीप्लाई करें, यहाँ आ जाएगा। फिर इन दोनों को माइनस करें, फिर स्क्वायर आएगा। तो ये होल पे स्क्वायर है भाई, गड़बड़ ना हो जाए। इस पूरे का ही होल पे स्क्वायर आ गया, इसको माइनस करके स्क्वायर आ गया। माइनस से ना डरें, जो छोटे में से बड़ा माइनस हो गया है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, जैसे -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा ना भाई, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। समझे? गुड। अब इन दोनों का जो स्क्वायर करके प्लस किया, अच्छा ये 40 का स्क्वायर 1600 हो गया, सीधा सीधा 4 4 का 16 और 2 0। इन दोनों को प्लस करें, रूट लें। अब ईमानदारी से बताएं, ये फॉर्मूला अगर पता हो और सिर्फ ये कन्वर्जन के मिली और माइक्रो की कन्वर्जन कैसे होती है, तो ये सवाल देख रहे हैं मॉडरेट है, बुक के नहीं भी दिए अगर डेली वालों ने, मॉडरेट न्यूमेरिकल है। यू कैन ट्राई एंड प्रैक्टिस एंड एनहांस योर नॉलेज एंड बोर्ड एग्जाम रिजल्ट। ये वो न्यूमेरिकल है जो मैं कह रहा था ओल्ड बुक में से दिया है, और जो पहला वाला साइंटिस्ट वाला था वो। बट नो टेंशन, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। हाफ लाइफ पोलोनियम की दी हुई है 140 डेज, और आगे कह रहे हैं कितनी % इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी पर वीक। अब इसमें बारीकी ये है कि डेज गिवन करके वीक के लिहाज से पूछ रहा है, तो इसके गेम ये करनी होगी कि डेज को वीक पहुंचाएंगे, सेकंड ही पहुंचाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर फरमाइशी प्रोग्राम होगा न्यूमेरिकल में तो यू हैव टू फॉलो दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। हमें डेज को वीक बनाना होगा, तो डेज को वीक कैसे बनाएंगे भाई? 7 से डिवाइड, क्योंकि एक हफ्ते में 7 डेज ही हैं आज तक। ठीक है, अब हाफ लाइफ 140 डेज, इसको 7 से डिवाइड करके वीक्स बना लिया। लेकिन आम हालात में सेकंड बनाएंगे जब कोई शर्त नहीं होगी सवाल में। परसेंट एक्टिविटी चेंज पूछ रहा है, बाय व्हाट % एक्टिविटी डिक्रीज। ठीक है,
डिक्रीज से ये भी पता चला एमसीक्यूज के लिए कि एक्टिविटी कभी कांस्टेंट भी नहीं रह सकती, इंक्रीज भी नहीं होती, हमेशा ये विद द फ्लाइट ऑफ टाइम डिक्रीज ही होती है, इसलिए इसके कभी रेडियो एक्टिव डीके लॉ का ग्राफ या कर्व देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ या कर्व होता है। अब एक्सपोनेंशियल का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ कम हो, एक्सपोनेंशियली कम हो, यानी शुरू में तेजी से कम होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। एक्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है, नहीं याद तो याद करें, वरना मैं चैप्टर नंबर 27 के न्यूमेरिकल्स अपलोड कर चुका हूँ, वो भी देख लें। तो अब इसके अंदर चेंज या डिक्रीज क्या होगी, डिक्रीज ए में होगी और एन में होगी, क्योंकि लैम्डा तो डी के कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट ही रहेगा, सही है। कांस्टेंट को डेल्टा मत लगा दिया, इसमें कांस्टेंट भी चेंज होने लग गए आज से। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें ताकि परसेंट एक्टिविटी के लिए हमारा रिलेशन एक में आ जाए। यूँ समझे कि अभी हम फॉर्मूला मेकिंग कर रहे हैं, उसका कैलकुलेशन का काम सिर्फ 2 लाइन का है। अब चेंज वाले को यानी डिक्रीज वाले को इनिशियल एक्चुअल से डिवाइड कर देंगे। इसमें ध्यान रखिएगा 2 को ऊपर 1 को नीचे, क्योंकि किसी की तब्दीली इनिशियल में होती है, तो इनिशियल हमेशा नीचे रखा जाता है डिनोमिनेटर में। अब इसमें ये हुआ कि लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे रखने लगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट से डिवाइड होगा, राइट वाला राइट से, जो बच गया वो लिख दिया। अब मसला फंस गया, हमारे सवाल में टाइम वाइम दिया हुआ, यहाँ तो टाइम दिख ही नहीं रहा है, क्या करें बताएं। एक्सीलेंट, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डी को कोई एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो रिलेशन बताता है टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल कर्व में कि ये चीज इसके बराबर होती है। याद है ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता था बड़ा मशहूर, n इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस डेल्टा टी। अब इसमें देखिए n और n नॉट अगर डिवाइड में ले आऊंगा तो यही बनेगा, और ये जो एक्सपोनेंट है वो पीछे आ गया, तो एक्सपोनेंट जो है वो नीचे होकर लैम्डा टी ये रहा, समझे। यानी इसी का रीमेक हो गया लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके का। अब ये सवाल सीधा है, कैसे सर, ये जो डीके कांस्टेंट होता है ये हाफ लाइफ के फॉर्मूले से आता है। हाफ लाइफ इज गिवन बाय 0.693 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इज गिवन बाय 0.693 अपॉन टी हाफ, गॉट इट। अब ये ले जाके यहाँ रख दें, चेंज इन कितने देर में पूछा है, पर वीक, इसका मतलब पर वीक 1 रख देंगे यहाँ, ठीक है। टी हाफ जो हमने वीक बनाया वो रख देंगे, कैलकुलेटर चलाएंगे ये आ जाएगा, लेकिन परसेंट पूछा है तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होता है, इतना तो सबको पता है ना भाई। हमारी परसेंटेज फाइंड करनी हो हमें रिजल्ट में या मार्कशीट में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, गिवन कर दे तो डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अब चूंकि उसने फाइंड करने का ही, तो हमने ये पर यूनिट ओरिजिनल एक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर दिया और जबानी आ जाएगा 2 डेसिमल आगे मूव करके 3.46% पर वीक, गॉट इट। अब सिर्फ आपके लिए रह गया सेक्शन सी का मंजरनामा, 2 मिनट की वीडियो और छुट्टी। लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है भाई, क्योंकि ये अगर चेंज करेगा तो मैं चालू तरीके से अपनी वीडियो नहीं बना सकता, कि मैं वो खुद कर लेंगे ना आप लोग न्यूमेरिकल, ये तो के बाद अरे ये नहीं आएंगे न्यूमेरिकल, आप लोग नहीं करेंगे फालतू, प्रैक्टिस तो हो रही है, दिमाग खुल रहा है। चले भाई सेक्शन सी, सेक्शन सी में सिर्फ थ्योरी आएगी फिजिक्स के, सबको पता चल गया, ओनली थ्योरी क्वेश्चन इन फिजिक्स, नो न्यूमेरिकल, ठीक है भाई, चाहे फर्स्ट ईयर फिजिक्स हो चाहे सेकंड ईयर। प्रेशर ऑफ गैस बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीन, वेरी गुड। एम्पेयर्स लॉ बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इधर भी आ सकता है उधर भी। कार्नोट इंजन के साथ तैयारी करें, दोनों में टक्कर का मुकाबला है, नहीं तो ये देगा नहीं तो वो देगा, सही है। ये चैप्टर नंबर 17 का है, उसने जो दिया डेली वाले में 16 का दिया है। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका माइंडसेट अपना तोड़ देंगे, कॉम्पटन इफेक्ट आएगा, दोनों आ सकता है, ठीक है। स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन, घुमा रहे सवाल को लेकिन घूमिएगा नहीं, यानी वो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको डिराइव करने कह रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं बस वो इंग्लिश लिखो तभी जो है ड्राइव है, वो भाई साइंस है, वो अल्फाज की हेरा फेरी कर दे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन चैप्टर 24 बिल्कुल आ सकती है, और 4 रिजल्ट में 4 के 4 ही लिखिएगा, कम ज्यादा मत कीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, म्यूचुअल इंडक्शन, लॉज का मतलब यहाँ पे प्लूरल का है कि फैराडेज भी लिखेंगे और लेंजेस भी लिखेंगे, प्लूरल सिंगुलर भी देख लिया करें ध्यान में, तभी इससे धोखा हो जाता है 1 नंबर का। फैराडेज प्लस लेंजेस, क्योंकि लेंजेस ने डायरेक्शन बताई थी इंड्यूस ईएमएफ की, और फैराडे ने बेसिक इंडक्शन का लॉ दिया था। और उसके बाद फिर म्यूचुअल इंडक्शन और ड्राइव फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी इसमें एम का फॉर्मूला अलग करोगे आप इस तरह से,
ये वाला। इस जगह पहुंचोगे तो कहोगे कि वो म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्राइव हुआ, मतलब कुछ बच्चे इसको ईएमएफ पे छोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक नंबर कट जाएगा। तो एक्सपेक्टेड पेपर है कि इसमें तमाम अच्छे चैप्टरों के जो है वो चीजें हैं, लेकिन इसमें मुझे एक बस कमी महसूस हो रही है, और वो है क्या बताएं आप? हीलियम नियॉन लेजर जो उन्होंने चैप्टर नंबर 26 का उधर दिया है बी में, वो सी में आ सकता है। और अगर वो सी में आया तो फिर किसका पत्ता कटेगा बताएं? 24 का। सही है। बेस्ट ऑफ लक। नमाजों की बहुत एहतमाम से पाबंदी करें, फीडबैक कुछ दे दिया करें, इम्तिहान करीब है, कुछ मुझसे बातचीत भी कर लिया करें पढ़ाई से मुताल्लिक। वालिदैन का बहुत से ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।